नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेके एकेडमी इंडिया पर। आज से हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है ट्रांसफॉर्मर। इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, उसकी कंस्ट्रक्शन, ट्रांसफॉर्मर में किस टाइप की कोर यूज़ होती हैं वो, ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग और ट्रांसफॉर्मर के कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द फर्स्ट थिंग, नेसेसिटी। ट्रांसफॉर्मर की ज़रूरत क्यों है इलेक्ट्रिकल में? इन आवर कंट्री यूजुअली इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटेड एट 11 kV. The voltage level is raised to 220 kV or 400 kV or 765 kV. 750 की जगह अभी यूज होता है 765 kV by employing step up transformers for transmitting the power to long distances. तो जब हम इलेक्ट्रिकल पावर को लंबे डिस्टेंस पे ट्रांसमिट करते हैं तो यदि वोल्टेज लेवल कम होगा तो पावर जो हमको ट्रांसमिट करना है उसमें करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, बिकॉज पावर इज इक्वल टू 3 फेज पावर √3 VI cos phi. V is the voltage, I is the current, cos phi is the power factor. तो अगर हम वोल्टेज कम रखेंगे तो सेम पावर के लिए करंट बढ़ेगा, करंट की वैल्यू बढ़ेगी, और जब करंट बढ़ेगा तो कंडक्टर का डाया भी बढ़ेगा। मतलब कि हैवी क्रॉस सेक्शन, बड़े क्रॉस सेक्शन वाले हैवी कंडक्टर्स यूज़ करने पड़ेंगे। और यदि कंडक्टर का साइज़ बढ़ेगा तो टावर का भी साइज़ बढ़ा होगा। उस कंडक्टर के टेंशन के लिए टावर भी बड़े डिज़ाइन करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन कॉस्ट बढ़ेगी पावर की। तो इस ट्रांसमिटिंग कॉस्ट को कम करने के लिए और साथ साथ जो लॉस होता है I²R, यदि करंट बढ़ेगा तो पावर लॉस भी बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए पावर को हाई वोल्टेज पे, इलेक्ट्रिक पावर को हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट किया जाता है। देन टू फीड डिफरेंट एरियाज एज पर देयर नीड, द वोल्टेज लेवल इज लोअर डाउन टू 66 kV, 33 kV, 11 kV. अब दूसरे एंड पे जहाँ पे पावर ट्रांसमिट किया गया है वहाँ जिस तरह की रिक्वायरमेंट है एज पर द नीड, यदि इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ 66 kV सप्लाई करते हैं, 33 kV करते हैं, 11 kV भी करते हैं। तो वहाँ हम वोल्टेज कम कर रहे हैं, तो वहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है। अल्टीमेटली यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, द वोल्टेज इज स्टेप डाउन टू 400 और 230 वोल्ट फॉर सेफ्टी रीजंस, जो घरों में जो यूज़ होता है उसके लिए। और वोल्टेज कम होगा तो इलेक्ट्रिक शॉक में करंट का मैग्नीट्यूड भी कम होगा। यदि कोई एक्सीडेंट होता है या कोई फॉल्ट होता है तो वोल्टेज लेवल कम होने की वजह से वहाँ फॉल्ट करंट कम पास होगा।
Next, a transformer is a static device, क्योंकि इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, that transfers AC electrical power from one circuit to the other at the same frequency, but the voltage level is usually changed. ज़्यादातर चेंज होता है। आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर में वोल्टेज लेवल चेंज नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर ट्रांसफार्मर में वोल्टेज लेवल चेंज होता है। द ब्लॉक डायग्राम of a transformer is shown in figure 2.1a. When the voltage is raised on the output side, V2 is greater than V1. अब ये लेफ्ट साइड में जो इनपुट वोल्टेज है वो शो किया है V1 से, और इसमें जो करंट पास हो रहा है दैट इज I1। आउटपुट में जो वोल्टेज शो किया है दैट इज V2, और जो करंट पास हो रहा है दैट इज I2। अब यदि V2 इज ग्रेटर देन V1 होगा, मतलब कि आउटपुट में यदि वोल्टेज ज़्यादा होगा, तो इसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे। मतलब कि वोल्टेज यहाँ से बढ़ा। स्टेप अप का मतलब होता है बढ़ना। इफ V2 इज लेस देन V1, तो इसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे, क्योंकि इसमें वोल्टेज डाउन होता है विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट। Thus, transformer plays an important role in the power system. The pictorial view of a power transformer is shown in figure 2.2b. ये एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर शो किया है, और ये एक ऑयल इमर्ज एयर कूल ट्रांसफार्मर शो किया है, और इसमें ट्रांसफार्मर के कुछ पार्ट्स शो किए हैं। तो ये जो ट्यूब्स दिखाई हैं इनको कूलिंग ट्यूब्स कहते हैं। जिसमें ट्रांसफार्मर की कोर एंड वाइंडिंग होती है उसको मेन टैंक कहते हैं। जहाँ हाई वोल्टेज कंडक्टर्स को कनेक्ट किया जाता है उसे एचवी बुशिंग्स कहते हैं। ये ब्रीदर है क्योंकि इसमें ऑयल होता है, और जब वो ऑयल गर्म होता है तो गर्म ऑयल ऊपर जाता है और उसका एक नेचुरल सर्कुलेशन बनता है, ठंडा ऑयल नीचे से ऊपर जाता है। इस तरह से ये एक ऑयल इमर्ज एयर नेचुरल कूल ट्रांसफार्मर शो किया है। तो इसमें एक ब्रीदर होता है और एक कंजर्वेटर टैंक के साथ जुड़ जाता है। ब्रीदर में एक मटेरियल भरा जाता है जिसे सिलिका जेल कहते हैं। ये सिलिका जेल जो एयर में मॉइस्चर होता है उसको एब्सॉर्ब कर लेता है। ये ऑयल गेज है, इससे हम कंजर्वेटर टैंक में ऑयल का लेवल देखते हैं। ये ऊपर का टैंक का कवर शो किया है। ये टेम्परेचर गेज है जिसमें हम ऑयल का और वाइंडिंग का टेम्परेचर देख सकते हैं। ये टैपिंग स्विच है जिसमें एचपी पर कुछ टेपिंग्स दी होती है ताकि वोल्टेज में जब वेरिएशन हो या वोल्टेज ज़्यादा है तो टेपिंग्स को कम किया जाता है, वोल्टेज कम है तो टेपिंग्स को बढ़ा देते हैं, जिससे कि एक रेगुलेटेड वोल्टेज मिल सके। ये ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट होती है। ये ड्रेन कॉक होता है जहाँ से हम ऑयल को फ्लश आउट कर सकते हैं या सैंपल के लिए निकाल सकते हैं। एप्लीकेशंस। Main applications of transformer are given below. To change the level of voltage and current in electrical power system. Second, as impedance matching device for maximum power transfer in low power electronic and control circuit. Third,
as a coupling device in electronic circuit to isolate one circuit from another since primary and secondary are not electrically connected. To measure voltage and current, these are known as instrument transformers. Now, working principle of a transformer. The basic principle of a transformer is electromagnetic induction. A single phase transformer consists of two windings placed over a laminated silicon steel core. The winding having less number of turns called low voltage winding and the winding having more number of turns called high voltage winding. ये एक ट्रांसफॉर्मर शो किया है, ये इसका कोर है, यहाँ V1 सप्लाई दी है, यहाँ सेकेंडरी में लोड कनेक्टेड है, ये E1 इंड्यूस EMF है प्राइमरी का, E2 सेकेंडरी का इंड्यूस EMF है और ये इसका फ्लक्स लिंकिंग के लिए एक और फिगर शो किया है कि कैसे प्राइमरी में करंट जब फ्लो होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और फ्लक्स जनरेट होगा। ये फ्लक्स इस पाथ के थ्रू दूसरी वाइंडिंग के साथ इंटरेक्ट करेगा और जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा उसके अकॉर्डिंगली सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ E2 जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है ये हम पहले कुछ वीडियोस में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं कौन कौन से वीडियोस हैं, आपको कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा। Also the winding to which AC supply is connected called primary winding and the other is called the secondary winding to which load is connected. Once AC supply of V1 is given to primary winding, an alternating flux is set up in the magnetic core which links with the primary and secondary winding. Consequently, self-induced EMF E1 and mutually induced EMF E2 are induced in primary and secondary respectively. These induced EMF are developed in phase opposition to applied voltage V1 as per the Lenz's law. The self-induced EMF in the primary is also called back EMF since it acts in opposite direction to the applied voltage. Although there is no electrical connection between primary and secondary winding, still electric power is transmitted from one circuit, that is primary side, to the other circuit, that is secondary side. It is all because of magnetic coupling. The alternating flux which is set up in the core linking both the windings. The magnitude of induced EMF in coil depends upon rate of change of flux linkage, that is E is proportional to N. The rate of change of flux for both the winding is same. The magnitude of induced EMF in primary and secondary will depend upon the number of turns only. That is, the primary induced EMF E1 is proportional to N1 and the secondary winding induced EMF E2 is proportional to N2. If N2 is greater than N1, the transformer is called step-up transformer. On the other hand, if N2 is less than 1, transformer is called a step-down transformer. तो इस थियरी से एक डेफिनेशन निकल के आती है टर्न रेशियो की। द रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स इज कॉल्ड टर्न रेशियो, दैट इज N2 by N1. And this N2 by N1 is also known as the transformation ratio. So the transformation ratio of secondary voltage to, that is the ratio of secondary voltage to primary voltage
called the transformation ratio K equals to E2 by E1 equals to N2 by N1, where E2 is proportional to N2 and E1 is proportional to N1. Construction of a transformer. The following are the major elements of a transformer. Number 1. Magnetic circuit mainly comprises of transformer core having limbs and yokes. Electric circuit mainly comprises of winding, insulation and bushings. Tank mainly comprises of cooling devices, conservator tank and ancillary apparatus. The construction of transformer depends largely on its size and duty which it is to perform. Designers make necessary changes as per the requirement. In practice, continuous improvements are being made in construction of transformers. Core material. For core, the construction sheets of alloy steels are used. The main construction of alloy steel are silicon and carbon in some quantities, which increases the permeability at low flux density and reduces the hysteresis loss, or lar- to large extent addition of silicon also reduces the eddy currents to some extent because increase the resistivity. In addition to these constituents also increase the mechanical strength of the core. Nowadays, CRGO, cold rolled grain oriented steel sheets are used for core construction because of their excellent magnetic properties in direction of rolling. This material allows flux density as high as 2.8 Weber per meter square. Core construction. In order to reduce eddy current loss, the core of the transformer is laminated. Since eddy current losses are proportional to the square of the thickness of lamination, every effort is made to reduce their thickness as small as possible, but there is a practical limit beyond which the thickness of the lamination cannot be decreased further on account of mechanical consideration. This practical limit of the thickness of each lamination is 0.3 mm. The laminations are usually made of 0.33 mm to 0.5 mm thick. These laminations are insulated from each other by a thin layer of oxide coating or varnish. This is the core cross section. Small transformers have rectangular section limbs with rectangular coils or square section limbs with square coils as shown in figure this. So this is a square core and winding and this is the rectangular core and windings. This is the core and the shape of this core is rectangular. In this picture it is a square. Outside winding is HV winding, this one. बीच में ब्लैक कलर से जो शो किया दैट इज इंसुलेशन. दिस इज द डक्ट and last one is the LV winding and the innermost is the core. As the size of transformer increases, it becomes wasteful to use rectangular cores. For this purpose, the cores are square shaped as shown in figure A. The circle represents the inner surface of the tubular former carrying the windings. This circle is known as the circumscribing circle. Clearly, a lot of useful space
is wasted the length of circumference of circumscribing circle being large in comparison to its cross section. This means that the length of mean turn of the winding is increased, giving rise to higher I square R loss and conductor cost also. Circular coils are preferred for winding a transformer as they can be easily wound on machines. On a former, conductors can easily be bent and winding does not bulge out due to radial forces developed during operation. With larger transformers, cruciform cores which utilize the space better are used as shown in figure B. As the space utilization is better, this cruciform cores, the diameter of circumscribing circle is smaller than with square core of the same area. Thus, the length of mean turn of the copper is reduced with consequent reduction in cost of copper. It should be kept in mind that two different sizes of laminations are used in cruciform cores. With large transformers, further steps are introduced as shown in figure C and D. अब इसमें क्या किया है, नंबर ऑफ स्टेप्ड कोर बढ़ा दी to utilize the core space, which reduces the length of mean turn with consequent reduction in both cost of copper and copper loss. Concentric windings. The concentric windings may be classified into four major groups. One is a spiral. This is the spiral winding. Helical winding. Crossover winding. This one. And continuous disc winding. This type. तो जैसे लास्ट इसमें स्क्रीन में हमने देखा अलग अलग टाइप के कोर क्यों यूज़ किए जाते हैं, उसी तरह से इसमें शो किया है कि अलग अलग टाइप की वाइंडिंग्स भी यूज़ की जाती हैं ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के लिए. एक और वाइंडिंग है जिसको कहते हैं सैंडविच वाइंडिंग. द सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ अ सैंडविच वाइंडिंग इज शोन इन फिगर. सैंडविच वाइंडिंग्स आर कॉमनली एम्प्लॉयड ऑफ सेल टाइप ट्रांसफार्मर जिसमें 3 लिम्ब होते हैं 1, 2 and 3. These are called cell type of transformer. The leakage reactance of windings can be easily controlled by employing sandwich windings. The nearer are the high voltage and low voltage coils, the less is leakage flux. Leakage can be further reduced by subdividing the high voltage and low voltage coils. The high voltage section lie between two consecutive low voltage sections. The two and sections are low voltage sections and contain half the turn of other low voltage section. Each normal section, whether the high voltage or low voltage, has equal number of ampere turns. In order to balance the MMF of adjacent sections, lower values of reactance can be obtained by increasing the number of subdivisions. तो ट्रांसफार्मर के रिएक्टेंस को कम करने के लिए सैंडविच वाइंडिंग यूज की जाती है. नाउ बुशिंग्स.
The core and winding assembly is placed in transformer tank. The winding terminals are to be connected to external conductors, that is transmission line or bus bar, where conductor has to pass through the top cover of the tank, which is earth, on account of safety. These outgoing terminals of transformer are provided with bushings. For system voltage up to 66 kV, non-condenser bushings such as porcelain or oil-filled bushings are used, whereas for the system more than 66 kV, condenser bushings are employed for economic reasons. So this is the picture of porcelain bushing and condenser bushing. This is the oil level indicator and this is the oil expansion chamber. This is ventilating breather. This is the top arcing horn and this is the bottom arcing horn. This complete body is called insulator, this one, and inside it insulation spacer for tubes, and this is the bakelite tubes, and this is the bushing of the transformer. This is the terminal box for current transformer secondary leads. सीटी भी नीचे ही माउंट की जाती है इसके फ्लैंज के साथ में। और ये है कंडेंसर बुशिंग। कंडेंसर बुशिंग में भी ये सीटी के लिए है और ये है सीटी, कंप्लीट सीटी जो इस तरह से शो की गई है। एंड दिस इज़ द वोल्टेज टैप प्लग जो यहाँ दिया है एंड दीज आर द आर्किंग हॉर्न्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।